नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। 22 सालों के बाद ये दूसरी बार ऐसी स्थिति बन रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को व्हाइट वोट से पारित करना पड़ा, यानी कि उसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे सके। इससे पहले 22 साल पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो 2004 में जब उन्होंने शपथ ली थी और संसद का पहला सत्र था, जिसमें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस चर्चा का वो जवाब नहीं दे सके थे। और 22 सालों के बाद फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में कल उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा का जवाब देना था, लेकिन उस चर्चा में वो शरीक नहीं हुए क्योंकि सरकारी सोर्सेस के हवाले से कहा गया कि जब पीपी चौधरी अपना भाषण समाप्त कर रहे थे कल, और उसके बाद जो स्थिति थी, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि 5 बजे प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे, फिर कुछ महिला सदस्य आ गई लोकसभा के बिल में और उसके बाद ये लगा कि हो सकता है कि राहुल गांधी खुद उस किताब को लेकर पहुंच जाएं, जनरल नरवाने की किताब को लेकर। वैसी स्थिति में अपमानजनक स्थिति हो सकती है, इसलिए उस भाषण को टाल दिया गया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री को भाषण का जवाब देना है, लेकिन इस बीच दाव पेच और जिसको कहते हैं पार्लियामेंट्री टैक्टिक स्ट्रैटेजी अलग-अलग तरीके की चल रही है। आज का अगर रिकैप आपको संक्षेप में बताऊं कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने इस बात को उठाया, जिसका जवाब हाउस के जो लीडर हैं जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा की प्रोसीडिंग को आप राज्यसभा में नहीं उठा सकते। उसके बाद चेयरमैन ने नेहरू का हवाला दिया कि नेहरू साहब ने भी कहा था कि लोकसभा की कार्रवाई का जिक्र राज्यसभा में नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात यहाँ तक आ गई कि जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को अबोध बालक कहा। उसके जवाब में ये कहा गया कि आपको मिर्ची क्यों लग जाती है जब राहुल गांधी खड़ा होते हैं। तो इस तरह की बातें हुई। राज्यसभा में प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे और किस तरह से ये पटाक्षेप होता है, जो डेडलॉक की स्थिति है। आ, तो इस मुद्दे को हम समझते हैं और इतिहास में से लेकर मनमोहन सिंह के जमाने से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो ये डेडलॉक की स्थिति बनी है, अनप्रेसिडेंटेड स्थिति है। इस बार थोड़ी उसमें एडिशन ये हो गया है कि पहली बार एक तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बोलने नहीं दिया गया और प्रधानमंत्री भी उस चर्चा में शरीक नहीं हुए, यानी कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हमारे साथ 2 डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जुड़ रहे हैं। आरती जरद, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों से भी हमें कुछ बताएँगी, और साथ ही यशवर्धन आज़ाद साहब सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, उनसे भी समझेंगे कि इस डेडलॉक की स्थिति के पीछे की वजह क्या है? क्यों जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहाँ पर संवाद की स्थिति खत्म होती जा रही है। तो सबसे पहले आरती जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आपको तो याद होगा 2004 का वो इंसिडेंट 10 जून का तारीख था, और जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस चर्चा का जवाब देने के लिए आए थे और बीजेपी लगातार ये डिमांड कर रही थी कि पहले ट्रस्ट वोट होना चाहिए, मनमोहन सिंह पहले बहुमत साबित करें और उसके बाद उस चर्चा का जवाब दें, क्योंकि बीजेपी को लगता था कि कहीं न कहीं मनमोहन सिंह की जो उपस्थिति है उनको डीलेजिटिमाइज़ करना, और इसलिए लगातार लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज जैसे नेता इस बात पे बल दे रहे थे कि मनमोहन सिंह तभी जवाब दें जब बहुमत साबित करें कि वो उनके पास बहुमत है। हालाँकि स्पीकर जो सोमनाथ चैटर्जी हैं, उन्होंने पहले उस चर्चा के पहले ये कह दिया कि मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है वो इटसेल्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक तरह से माना जाता है, जब तक कि अलग से कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं माँगा गया है। तो आप इस पूरे इंसिडेंट को जो पिछले 4 दिनों से चल रहा है, उसको कैसे देखती हैं? और क्या आपको लगता है कि डेडलॉक की स्थिति इसलिए बन गई है क्योंकि एक जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संवाद की स्थिति होती है, आप अपोजिशन को साथ लेकर चलते हैं, वो एक तरह से खत्म हो चुका है? अगर हम 2004 की बात करें, एक्चुअली दो बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीजें हुई थी जब मनमोहन सिंह जी अम, बने थे प्रधानमंत्री। एक तो जब वो अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस कर रहे थे लोकसभा में, उस टाइम बीजेपी ने उनको इंट्रोड्यूस करने नहीं दिया, खास करके जब लालू यादव का नाम लिया गया था तो बीजेपी ने इतना डिस्टर्ब किया कि मनमोहन सिंह जी अपने अपने मंत्रियों को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए लोकसभा में। उसके बाद ये स्थिति आई कि वो अपना रिप्लाई नहीं दे पाए मोशन ऑफ थैंक्स पे। पर फर्क ये है उस टाइम में और अब में कि उस टाइम में भी
मतलब इतना विवाद था, फिर भी बैक चैनल से कुछ बातचीत हुई थी, जिससे मनमोहन सिंह खुद उपस्थित थे हाउस में और वो खुद उठ के बोले कि मैं अपना भाषण नहीं दूंगा क्योंकि अग्रीमेंट हो चुका है ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के बीच में कि मैं भाषण नहीं दूंगा और हम सीधे ये मोशन ऑफ थैंक्स को वोट के लिए डालेंगे। तो उन्होंने मोशन ऑफ थैंक्स को मूव किया। इस बार ये बैक चैनल बिल्कुल बंद है। इस बार कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंचेस के बीच में। प्रधानमंत्री उपस्थित भी नहीं थे हाउस में। मोशन ऑफ थैंक्स मूव किया गया और वोट डाला गया, प्रधानमंत्री नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा अंतर है 2004 और आज के दिन में। तो ये जो बैक चैनल जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में इनफॉर्मल टॉक्स अगर नहीं होंगे ऑपोजिशन और सरकार के बीच में, तो पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करेगा? हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज एंड स्पीकर्स मीटिंग्स, ऑल पार्टी मीटिंग्स, पर बैक चैनल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैक चैनल में इनफॉर्मल बातचीत हो सकती है, इनफॉर्मल अग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जिससे पार्लियामेंट फंक्शन करे। आज ये स्थिति आ गई है कि विवाद इतना हो गया है कि मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करेगा। अभी तो बजट पे डिस्कशन होना है, ये डिस्कशन चलेगा कैसे जब ये मतलब इतना डिवीजन हो गया है दोनों के बीच में, और दोनों अपने पोजीशंस पे अड़े हुए हैं। ऑपोजिशन भी अड़ी हुई है और सरकार भी अड़ी हुई है। और ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया। मतलब उन्होंने ऑथेंटिकेट किया था, फिर भी बोलने नहीं दिया, स्पीकर ने उनका माइक बंद कर दिया। ये भी एक कोई बुलडोजर तरीका का टैक्टिक चल रहा है आजकल पार्लियामेंट में। बल्कि स्पीकर आरती जी, माइक यहाँ बंद तक कर आज देते तो यहाँ तक बात आ गई कि जो सोर्सेज, जो गवर्नमेंट सोर्सेज, जो सबको पता है कि गवर्नमेंट सोर्सेज कहाँ से व्हाट्सएप आता है, वहां से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक होने वाला था। कांग्रेस के सदस्य प्रधानमंत्री को अगर वो भाषण देते तो उन्हें हार्म पहुंचा सकते थे, फिजिकली धक्का मुक्की हो सकती थी। हालांकि प्रियंका गांधी ने अभी खंडन किया कि इस तरह की सारी बातें झूठी और बेबुनियाद है। लेकिन जब आप इस तरह की बातें प्लांट करते हैं, झूठी बातें या सही, अगर सही है तो बहुत ही ग्रेव चार्जेज है, बहुत ही सीरियस चार्जेज है कि बहुत सीरियस प्रधानमंत्री है। के ऊपर कोई अटैक करने वाला है, कोई धक्का देने वाला है। लेकिन अगर प्लांट है तो डेडलॉक की स्थिति यहां तक आ पहुंची है कि आप निशिकांत दुबे को अलाउ करते हैं, वो सारा 10 किताबें कोट कर देते हैं। आप ये प्लांट करते हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक होने वाला है। तो मुझे तो लगता है कि अजीब स्थिति संसद की बन गई है कुल मिला के। यही तो मैं कह रही हूँ। अब इससे निकलेंगे कैसे? क्योंकि देखिए, अगर पार्लियामेंट नहीं चलेगा, बजट का डिबेट नहीं होगा, अभी तो ये तो लंबा सेशन है ना, ये अप्रैल तक चलेगा और कई चीजें आएंगी आगे वाले दिन में। अभी तो ट्रेड डील डिस्कस होना है, उस वो भी बहुत कंटेंशियस इशू है कि हमने अमेरिका के साथ कैसा ट्रेड डील साइन किया है कि वो हमारे चीजों पे 18% टैरिफ लगाएंगे, पर हम उनके गुड्स पे 0% टैरिफ लगाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, जिसपे मेरे ख्याल में काफी गरमा गरम गरम वो हवा चलेगी पार्लियामेंट में। तो अगर ये स्थिति आ गई है कि दोनों के बीच में डायलॉग बिल्कुल बंद है और एक मतलब ये एक दूसरे को एनिमी के तौर में देखते हैं, अपोनेंट नहीं, एनिमी के तौर में देखते हैं, तो फिर पार्लियामेंट चलेगा कैसे? और पार्लियामेंट तो हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद है। यशोवर्धन जी, आपसे समझना चाहूंगा कि अगर इतिहास में देखें, नेहरू के समय देखें, बाद के दौर में भी देखें, जब बीजेपी की तरफ से वाजपेयी प्रधानमंत्री थे,
अक्सर हाँ, हम लोग देखते थे कि जब वरुण शौरी संपादक हुआ करते थे, इंडियन एक्सप्रेस की तमाम रिपोर्टें अखबार लोग लहराकर संसद में रोज़ हंगामा करते थे। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज रोज़ हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस की कॉपी लेकर पार्लियामेंट में लहरा करके कितने एडजर्नमेंट हुए, कितनी किताबें कोट की गई। कल भी मैंने बताया था, निशिकांत दुबे ने पिछले साल कम से कम 10 किताबों को कोट किया होगा पार्लियामेंट में अपने भाषण के दौरान। अरुण जेटली जो ऑस्टिन की किताब है उसका बार-बार कई बार उन्होंने कोट किया। तो जब एक मैगज़ीन में पीटीआई ने उस स्टोरी को कैरी किया, उसको राहुल गांधी अगर प्लेस करना चाहते थे, कोट करना चाहते थे, उसपे इस तरह का एम्बार्गो लगा के लीडर ऑफ अपोज़िशन को बोलने नहीं देना, 4 दिन तक संसद को ठप रखना, ये जिसको कहते हैं ब्राउनी पॉइंट गेन करने के लिए आप ठीक है, पॉलिटिकल स्पीच या पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना है, तो आप जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे स्कोर कीजिए। पार्लियामेंट को उसका अखाड़ा क्यों बना दिया है आपने? देखिए, जहां तक राहुल गांधी के प्रश्न और सवाल उठाने का ये है मुद्दा है, तो रूल 349 की जो बात होती है, रूल 349 के बारे में पीडीटी आचार्य जो बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्रेटरी जनरल रहे पार्लियामेंट के, उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो सारे डिस्कशन कर सकता है जिसका संबंध बिजनेस ऑफ द हाउस से हो। बिजनेस ऑफ द हाउस उस समय क्या था? प्रेसिडेंट्स एड्रेस था। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में इंडो चाइना रिलेशंस की बात के बारे में हम बात करते हैं, तो यह नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, और उस संदर्भ में राहुल गांधी ने को पूरा अधिकार था कि वो इस विषय को उठाएं। दूसरी बात जो आरती जी ने बिल्कुल सही कही, वो ये है कि ऑथेंटिकेट खाली करना होता है उनको। उन्होंने कहा कि ये कैरावैन का एक्सट्रैक्ट, कैरावैन से ये एक्सट्रैक्ट निकला है, और दूसरे दिन उन्होंने किताब भी बता दी। तो किताब तो अनपब्लिश्ड है ही नहीं, किताब तो पब्लिश्ड है। तो ये उनका हक था सवाल उठाने का। लेकिन मेरी विडंबना ये है कि सरकार के सामने क्यों ऐसी स्थिति आ गई, क्योंकि हुआ ये था कि जब जनरल नरवाने की बात आती है, उन्होंने ये कहा कि पीएलए टैंक्स राशिनला की तरफ बढ़ रहे हैं और कहते हैं इसके बारे में अब क्या किया जाए। यहाँ पे सेना ने तो अद्भुत कमाल किया था, जो कि वहां के जीओसी थे जोशी, उन्होंने स्पष्ट आदेश मांगा कि मैं एंगेज करना चाहता हूं, बहादुरी की मिसाल दी, और नवराने साहब ने को कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा, जो उचित समझो करो, क्योंकि टैक्टिकल रिस्पांस में ये आर्मी कमांडर का रोल है। आपको मालूम है गलवान की स्थिति पहले हो चुकी है, बाद में ऐसी स्थिति कमोबेश बनी हुई है, बॉर्डर बिल्कुल ही टेंस है। उस समय अगर टैंक्स आते हैं तो इसका रिस्पांस टैक्टिकल है और जनरल को देना है। और उन्होंने जो किया वो भी कमाल किया कि हमारे हैवी टैंक्स ने आउटफ्लैंक किया और वो सीधे ऊंची चढ़ाई पे चढ़ गए ताकि वो पीएलए की ये वापस चली गई। तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसा डिबेट पार्लियामेंट में होता तो पूरा देश लाभान्वित होता, लोगों को समझ में आता कि हमारी सेनाओं ने क्या किया। तो उसको ना अलाउ करके बल्कि अपने ही पैर में ठोकर मारा सरकार ने। और ये तो अद्भुत बात थी कि इस मामले को उसको एक झगड़े में परिणत कर दिया गया। इट्स अनफॉर्चुनेट। दूसरी बात जो जिसपे अननेसेसरी ये किया जा रहा है वो ये है कि राहुल गांधी जी ने उन्हें ट्रेटर कहा। उन्होंने ट्रेटर इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस उन्होंने छोड़ दिया था। उसको अब लिंक करना सिखों के इससे कम्युनल बनाना, ये भी गलत है। इस पे एक अलग लड़ाई चल रही है। और तीसरी बात जो ये तो छिछोरापन है। देखिए, प्रजातंत्र के एक बहुत बड़े स्तंभ थे पंडित नेहरू। और मुझे याद है मैं स्कूल के समय में भी पार्लियामेंट जाता था, बैठ के स्पीच सुनता था। राम मनोहर लोहिया इस तरह से सरकार को अटैक करते थे, लेकिन उस पर डिबेट होता था। प्रकाश वीर शास्त्री थे, रघुनाथ रेड्डी थे, ऐसे महावीर त्यागी थे, एक से एक स्पीकर्स थे जो ऐसी उत्तेजित भाषा में बोलते थे, लेकिन क्या गजब की स्पीचेस देते थे। पार्लियामेंट उस समय एक सुनने की, और बाद में सेंट्रल हॉल में मैं देखता था वही ऑपोजिशन लीडर जो स्पीच दिया था वो उन मंत्रियों के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं और हंस रहे हैं। तो वो माहौल था। और अब ये माहौल बिल्कुल ऐसा है कि अब जो है ऑपोजिशन इससे मिलना नहीं चाहता। लेकिन एक चीज अवश्य है
कि कमोबेश ये स्थिति बराबर यही रही है। जब बीजेपी भी ऑपोजिशन में थी तो वो भी यही करती थी, कांग्रेस अब है, कांग्रेस भी यही करती थी। अंत में एक छोटी सी बात कहूंगा, जहां तक ये झगड़ा हुआ प्रेसिडेंट स्पीच पे, ये एक रस्म रिवाज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे निभाते हैं, उससे पार्लियामेंट पे और उसके टाइम पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जो कि कुप्रभाव है। एक तो समय नहीं है पार्लियामेंट के पास। गवर्नर जनरल जो एड्रेस देते थे तो वो एग्जीक्यूटिव हेड थे, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, वो पॉलिटिक्स से ऊपर है। लेकिन प्रेसिडेंट को स्पीच देना पड़ता है पैरेटिंग कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, करती है। और यही एड्रेस कमोबेश, चाहे वो बजट में आए, इकोनॉमिक सर्वे में आए, और फिर इस पे उसी तरह का डिबेट होता है। अच्छा ये होगा कि इस पे एक तरह की लड़ाई खत्म हो जाए, इस एड्रेस को ही खत्म कर दिया जाए, गवर्नर्स एड्रेस को खत्म किया जाए, ताकि एक पार्लियामेंट का एक एनुअल पॉलिसी पीएम का स्पीच हो जिस पे भी एक्चुअल डिबेट शुरू हो। अंत में मैं नहीं समझता कि अभी कोई स्थिति ऐसी बन रही है जिसमें कि फिर वो भाईचारा तो छोड़िए कि वो कहीं इनकी बातचीत हो। लेकिन अवश्य ये तो जरूर है कि कुछ दिनों के बाद कुछ पहल होगी जिससे कि ये पार्लियामेंट फिर से चलाने लगेंगे। आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में, जिस तरह से पिछले 10 सालों में एक तरह से ठीक है, जिसकी भी सरकार होती है वो अपने तरीके से अपनी व्यवस्था चाहता है, लेकिन जिस तरह से पिछले 10-11 सालों में माइक बंद कर दिया जाना, जो लाइव टेलीकास्ट जो होता है उसमें अगर कोई अपोजिशन का मेंबर खड़ा है तो उसको कम फुटेज मिलना, डिस्ट्रप्शन हो रहा है उसको कम दिखाना, इस तरह की स्पीकर का जो रोल है, जो जिस तरह से धनखड़ साहब का जो कंडक्ट था, वो तो एक बड़ा विवाद का मुद्दा था। जिस तरह से ओम बिरला साहब की जो कल की भी जो रूलिंग थी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि आप कोर्ट नहीं कर सकते। तो ये सब एक नई हम एक नए तरह की व्यवस्था में जा रहे हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन लगातार कमज़ोर हो रहे हैं और उसको कमज़ोर करने की सिर्फ़ माई वे या हाईवे वाली जो स्ट्रैटेजी है, उस पे राजनीतिक दल जो भी ट्रेज़री बेंचेज़ में है, वो चलना चाहता है। देखिए, एक बात तो सही है कि स्थिति बदली है, इसमें कोई शक नहीं है कि ओम बिरला जी को मौका देना चाहिए था। और कल जो बात हुई वो तो खैर एक सर से ही गुजर गई, जबकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अब नेहरू और एडवीना के बारे में एक किताब को रख दिया। अब ये तो हद पाद करना है कि एक जो ऐसा व्यक्ति, उसके किसी दोस्ती के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या फ़र्क क्या पड़ता है उनकी एडवीना से दोस्ती थी या नहीं थी, लेकिन क्या वो बिजनेस ऑफ हाउस में रेलेवेंट था? बिल्कुल नहीं था। तो स्पीकर्स ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं, पहले भी एक दो बार स्पीकर्स ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे। दिक्कत ये है कि स्पीकर जो है, कोई भी स्पीकर हो, अपने पार्टी का जो जामा जो पीछे से ओढ़ते हैं उसको दिल से निकालना उनके लिए मुश्किल होता है, तो वो अपनी लॉयल्टी ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। बट हाँ, इस बार में बिरला जी ने कुछ कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल एग्जीबिशन दिया है कुछ मामले में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि पार्लियामेंट की जो परंपरा है, पार्लियामेंट को आप देखिए, कभी भी पिछले समय में भी 0 आवर में किसी एक डिस्कशन में, जो सबसे इम्पोर्टेंट समय है जहाँ की एमपी उठाते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों को, वो हल्ले में निकल जाता है, तो क्वेश्चन आवर ही खत्म हो जाता है। क्वेश्चन आवर 11 बजे ही शुरू होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस की आपने बात की, इंस्टीट्यूशंस तो धीरे धीरे सारे धराशायी हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें पार्लियामेंट कोई अपवाद नहीं है। अब ऐसा जरूर महसूस होता है कि स्पीकर्स कभी कभी ये भूल जाते हैं कि वो स्कूल मास्टर नहीं है, बल्कि वो एक एक तरह के कोऑर्डिनेटर हैं जिनका काम है कि किसी भी तरह पार्लियामेंट को चलाया जाए, संसद को चलाया जाए, और एमपीज को कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाना चाहिए बोलने के लिए। तो ये जो उनका असल रोल है, ये कभी कभी भूल जाते हैं, मैं ये समझता हूँ। आरती जी, आपको लगता है कि जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी, अगर हम पॉलिटिक्स के हिसाब से सोचे, तो राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी सही स्ट्रैटेजी थी कि जिस तरह से उन्होंने हेड ऑन लिया और जिस तरह से वो नरवाने साहब की किताब के ज़रिए सरकार को एम्बैरेस करना चाहते थे, ऐसे समय में जब
कि यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील है वो हो गया, तो वैसी स्थिति में सरकार को एम्बैरेस करना, इस पॉइंट को प्रूव करना कि देखिए आपने चाइना के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, चाइना के सामने घुटने टेक दिए, अब यूएस के सामने घुटने टेक दिए, या फिर आपको लगता है कि वो प्रियंका गांधी की तरह अपने भाषण को जो उन्हें बोलना था, सरकार की को क्रिटिसाइज करना था, वो करते और शायद अंत में, भाषण के अंत में ये बातें वो कह सकते थे, या फिर दूसरे तरीके से जिसका कि अखिलेश यादव हिंट दे रहे थे कि चाइना के ऊपर जो कोई रणनीति बताना चाहते हैं राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, तो वो बेहतर स्ट्रैटेजी होती है। देखिए, हर नेता का अलग अलग स्टाइल होता है। प्रियंका प्रियंका वाड्रा का अलग स्टाइल है, राहुल गांधी का अलग स्टाइल है। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अ, अगर आप पिछले कई सालों में देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने भी मतलब उन्होंने कुछ कम नहीं कहा है राहुल गांधी के बारे में। बीजेपी के नेता तो मतलब हर मौका मिलता है वो राहुल गांधी को टोक देते हैं। तब पप्पू पता नहीं क्या-क्या बोल के आए हैं राहुल गांधी के बारे में। तो नेचुरली राहुल गांधी में भी गुस्सा होगा। मैं उनके लिए स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ, पर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बीजेपी के नेता भी मतलब राहुल गांधी के बिल्कुल पीछे पड़े हैं। हर वो जो भी वो बोलते हैं, जो भी करते हैं, उस पे वो राहुल गांधी को टोकते रहते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर अपना भाषण देते हैं लोकसभा में, इतने 10-12 साल से मैं देखती हूँ, हर भाषण में वो कांग्रेस को लाते हैं। जो भी विषय हो, मतलब वो 1952, 1948, 1962, 1978, मतलब वो मतलब सारा वक्त इतिहास को वो आगे लाते हैं और बल्कि इतिहास हालात को यहाँ तक लेके हो जाते हैं कि जर्नलिस्टों को हमेशा किताब खोलनी पड़ती है कि अच्छा नेहरू ने 61 में कहाँ का क्या कहा था, 62 में क्या कहा था, तो बिल्कुल, हिस्टोरियन आपको बिल्कुल, बनना पड़ता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और अब देख लीजिए, ये राहुल गांधी जो जब उसने अपना स्पीच शुरू किया इस बार, तो उन्होंने क्या कहा? उनका पहला सेंटेंस था कि मैं ये विषय उठा रहा हूँ क्योंकि तेजस्वी सूर्या ने उनको एंटी नेशनल बोला। तो मतलब बीजेपी भी कोई कम नहीं है जिस तरह से वो राहुल गांधी को अटैक करते हैं। तो मेरे ख्याल में, और एक्चुअली उन्होंने कभी प्रियंका वाड्रा के खिलाफ ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जो वो राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। जब वो पिछली बार जर्मनी गए हुए थे, तब भी एब्सेंटी एमपी, एब्सेंटी एलओपी, इररिस्पांसिबल लीडर, पता नहीं क्या-क्या बोलते जा रहे थे राहुल गांधी के बारे में। तो मेरे ख्याल में ये जो बहुत पर्सनल अटैक्स जो हो रहे हैं राहुल गांधी पे, वो भी उन्होंने भी अपना पॉलिटिक्स बहुत पर्सनल कर दिया है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो जब भी वो कहते हैं मतलब इंडो यूएस ट्रेड डील हो रहा है, तो वो मोदी सरेंडर हो गया। कोई भी चीज मतलब वो सीधे मोदी पे लाते हैं, जैसे बीजेपी सीधे राहुल गांधी पे लाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज हो गया है, जो लेकिन ये एक्चुअली क्या मैंने आपको लगता कभी है देखा इससे नहीं है। गुड स्मार्ट स्ट्रैटेजी कि ये जानते हुए, बाकायदा ये जानते हुए कि प्रधानमंत्री की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ चौकीदार चोर है, या फिर आप कोई भी इस तरह का स्लोगन करते हो, वो चिपकता नहीं है बल्कि उल्टा नुकसान हो जाता है। तो राहुल गांधी की ये स्ट्रैटेजी कितनी सही है कि आप सीधा प्रधानमंत्री को अटैक करो, या आपको लगता है कि नहीं, जब तक वो प्रधानमंत्री को डिमोलिश नहीं करेंगे, उनको उनमें दाग नहीं दिखाएँगे, तब तक जनता उनको वोट नहीं करेगी? मेरे ख्याल में राहुल गांधी तो यही समझते हैं, इसीलिए तो वो डीलेजिटिमाइज करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और कुछ-कुछ बातें आ रही हैं सामने, जो जिसके ऊपर मतलब प्रश्न उठते हैं और जिसपे सरकार को जवाब देनी पड़ेगी। ये जो एप्स्टीन फाइल्स में जो रेवलेशंस आ रहे हैं, अनिल अंबानी के बारे में, और कई लोगों के बारे में, मतलब कुछ तो सरकार को इस पे सफाई देनी पड़ेगी ना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा लोगों को। क्योंकि अनिल अंबानी तो एक टाइम में बहुत ही करीबी थे, और ये पूरा जो राफेल डील जो राहुल गांधी ने उठाया था उस टाइम, जब उन्होंने कहा था कि
ये राफेल डील भी मतलब इसमें दाल में कुछ काला है। तो ये पूरा राफेल डील तो अनिल अंबानी के थ्रू किया गया था। तो मतलब ये सब चीजें क्या हुई हैं, मेरे ख्याल में हम जो पब्लिक है, हमको तो कुछ तो बताना चाहिए सरकार को। और ये चाइना के बीच में भी जो गलवान में हुआ था, हाँ, जो यशोवर्धन जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि जो नरवरे ने लिखा है वो तो आर्मी को बहुत ही अच्छे लाइट में दिखाता है कि इतना वाइज और सेंसिबल आर्मी चीफ ने चीन को भगा दिया विदाउट फायरिंग वन शॉट। तो इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। पर एक समय आपको याद होगा जब गलवान में वो क्लैशेस हुए थे और हमारे सोल्जर्स मारे गए थे, तो उस टाइम पीएम ने डिनाई किया था कि कोई भी घुसपैठी नहीं घुसा अंदर, कोई भी नहीं आया हमारी टेरिटरी। तो ये सब बातें फिर उठती हैं, फिर हम सोचते हैं कि सरकार हमको सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, कुछ तो हमको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। अब ट्रम्प ने पता नहीं क्या लिख दिया ये इंडो यूएस ट्रेड डील के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। हमारी सरकार कह रही है कि अभी डील साइन नहीं हुआ है, तो ट्रम्प ने फिर कैसे लिख दिया ये सोशल मीडिया अकाउंट पे कि डील हो गया है और हमने ये बातें को अग्री कर लिया। कुछ तो सरकार की तरफ से होना चाहिए था। या तो सरकार इसके लिए ये मतलब इनके लिए ये ट्रम्प ने उनको सरप्राइज किया और सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया उनसे पहले, जैसे उन्होंने उस टाइम सीज फायर के बारे में भी अनाउंस कर दिया था जब हमारी सरकार ने अभी फैसला नहीं किया था कि कैसे होना चाहिए। वो अभी वो बिल्डअप कर रहे थे सीज फायर की तरफ। और तो मतलब सरकार भी थोड़ा सा स्लो चल रही है, क्योंकि जब ट्रम्प ने ये सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया तो सरकार को एक स्टेटमेंट तैयार करना चाहिए था और वो स्टेटमेंट को उनको पढ़ना चाहिए था हाउस में कि ट्रम्प ने ये बोला है पर ये स्थिति है, पर उन्होंने बोला ही नहीं। तो नेचुरली इस पे विवाद हो गया। तो मतलब दोनों तरफ से जो चल रहा है, पता नहीं किसकी स्ट्रैटेजी सही है, सरकार की स्ट्रैटेजी सही है कि राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी सही है। पर जो भी चल रहा है वो पार्लियामेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में मतलब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये हमारी डेमोक्रेसी की नर्व सेंटर है। और इतना मतलब पैसा खर्च होता है टैक्स पेयर्स का हर सेशन में। पर अगर पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, अगर हमको डिस्कशंस नहीं होंगे, अगर खुलासा नहीं होगा ये जो हो रहा है दुनिया में, हमारे देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, इंडिया और यूएस के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में अगर खुलासा नहीं होगा तो फिर क्या फायदा है डेमोक्रेसी होने का। फिर तो हम डेमोक्रेसी बिल्कुल। को बंद कर दें और बोल दें कि नहीं हम डिक्टेटरशिप है। यशोवर्धन जी, आपसे समझना चाहूँगा कि जैसे कि आरती जी जो कह रही हैं कि एप्स्टीन फाइल का जो इसके ऊपर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, उसपे भी कहीं न कहीं कुछ चर्चा होनी चाहिए थी। आपको लगता है कि सरकार जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके करियर को ट्रैक करते हैं, वो जानते हैं कि गुजरात में भी जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उनके काम करने का एक स्टाइल है। उनको लगता है कि इतनी ही इन्फॉर्मेशन जनता के लिए ज़रूरी है और इतनी ही इन्फॉर्मेशन जनता को पास किया जाना चाहिए। और जब वो मिलते भी हैं जर्नलिस्टों से भी, जो पुराने जर्नलिस्ट हैं, तो उनसे वो शिकायत करते हैं कि आप लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। यानी कि वो मानते हैं, वो फ़र्म बिलीव उनका इस बात में है कि जर्नलिस्टों का जो काम है, वो हमारा साथ देना है, हम रूलिंग पार्टी का साथ देना है। और अगर कोई दूसरी खबरें स्टोरी कर रहा है तो इसका मतलब वो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है, हमारे साथ नहीं है। तो वैसी स्थिति में आपने देखा होगा कि जैसे मणिपुर के ऊपर 2 ढाई साल तक हंगामा मचता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री पहले तो मणिपुर गए नहीं, ना उन्होंने स्टेटमेंट दिया।
तो प्रधानमंत्री इस बात में उनका पक्का विश्वास है कि किस बात पे कब चर्चा करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन कब पास करनी है, किस पे डिबेट होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए, यानी कि डेमोक्रेसी को जैसे वो चलाना चाहते हैं वैसे ही चलेगी। गाइडेड डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में थे तो एक बड़े कुशल प्रशासक थे, और अगर वो सीईओ कहीं के रहे तो बहुत अच्छा कार्य करें। लेकिन एक प्रदेश को चलाना और एक देश को चलाने में बहुत फर्क है। मुझे याद है चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में जब भी मैं जाता था तो मैं समझता हूँ सबसे अच्छा भाषण मुख्यमंत्री मोदी जी का रहता था। हर विषय पे उनकी पकड़ रहती थी, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, मनरेगा हो, बॉर्डर हो, हर चीज में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रदेश आसान है चलाना। देश को चलाने के लिए आपको एक वाजपेयी जी के तरह एक लीडर बनना पड़ता है, उदार, जो कि प्रशंसावादी, जो कि बहुत ही जनरस दिखे, एक जो बिल्कुल ही प्रजातंत्र प्रणाली में बिल्कुल ही एक तरह से ब्लेंड हो जाए। देखिए, आरती जी ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। भाई, सवाल ये है कि आप अवश्य प्रधानमंत्री हैं और ये आप पार्लियामेंट में जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऑपोजिशन का तो काम है। अगर एप्स्टाइन फाइल्स के बारे में जो आरती जी ने कहा, बिल्कुल ही सही कहा। आपको मालूम है कि एप्स्टाइन फाइल्स को उसी अमेरिका में इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है कि पहली बार कांग्रेशनल हियरिंग में प्रेसिडेंट के इम्यूनिटी को तोड़कर उनके लॉयर्स को जवाब देते हुए कांग्रेस ने क्लिंटन और क्लिंटन की पत्नी को बुलाया है हियरिंग के लिए। अब वहां पे फाइल्स की परतें जो हैं निकल रही हैं, और सारे, तो यहां से कोई रिएक्शन नहीं। यहाँ के बारे में चाहे नील अंबानी हो, चाहे इनके मंत्री हो, चाहे कुछ और अफसर्स हो, IAS अफसर इनके नाम आ रहे हैं। हरदीप पुरी का नाम उसमें है, लेकिन वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना साइलेंस, चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है। उसके बाद अगर एक एप्स्टाइन ऐसे व्यक्ति को आपको डील करना है फॉर एज अ लॉबीज, जो एक पीडोफाइल है, और एक एक ऐसा व्यक्ति, उसके साथ आप कैसे लॉबिंग करवा सकते हैं? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कहा आरती ने कि भाई इस पे, भाई सवाल तो पूछना हक है हमारा ऑपोजिशन का। अब सही बात डील की है, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया और यहां से कोई ये नहीं है, और मंत्री बोल रहे हैं कि नहीं हमारा फार्म सेक्टर टच नहीं होगा, वहां का मंत्री कह रहा है कि नहीं अब जो है हमारे जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसेंगे, हमारे सेब और दूध यहाँ पे आएंगे। तो ऑपोजिशन जानना तो चाहेगा। फार्म सेक्टर के ऊपर सबसे बड़ी लड़ाई चली है पार्लियामेंट में, आपको मालूम है, ऑपोजिशन और इसमें EU डील के बारे में कहते हैं ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, और यूएस के डील के बारे में कहते हैं ये डैडी ऑफ ऑल डील्स है। तो मदर एंड डैडी तो ठीक है, तो उनके बच्चे तो अभी निकले नहीं है, क्योंकि पता नहीं लगा है, कोई किसी को मालूम नहीं ना ये फ्रेमवर्क आया है हमारे सामने, ये फ्रेमवर्क आया है। तो स्टेटमेंट तो मत दीजिए, आप बोलिए कि हाँ सारी प्रक्रिया जो है अभी उसमें, जैसे ट्रंप ने पहले कह दिया हमने तो सीजफायर कर दिया है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में आदान प्रदान चलता है, इस तरह के आरोप लगेंगे तो आपको विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि आरोप का जवाब आपको देना चाहिए। और अगर नहीं है तो नेहरू जी ऐसा ग्रेटनेस दिखाइए और गलती मान लीजिए। नेहरू जी तो डिबेट, चाहे 62 चाइना वॉर पे डिबेट करा लो, चाहे उनके किसी भी जिस पे डिबेट करा, वो तो डिबेट के लिए तैयार रहते थे हर समय। उन्होंने अपने कैबिनेट में सबसे जो बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर्स थे सबको रख लिया था। वैसा आदमी आपको कहां से मिलेगा? और आप ये कह रहे थे कि 61 की याद दिलाते हैं कि उन्होंने किसमें क्या कहा था। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप देखिए एक्चुअली प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जो सबसे बड़ी चीज आज देश के सामने क्या है, पोल्यूशन। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत बड़ा बड़ा दुख पहुंचाती हैं लोगों को। पोल्यूशन है, डॉग बाइट्स है, रेबीज है, मंकी बाइट्स है दिल्ली में, गार्बेज है, पोल्यूशन। कौन बात करेगा इसके बारे में? क्या सवाल नहीं उठाएंगे? राहुल गांधी ने यह कहा कि पोल्यूशन इज अ नेशनल इशू, लेट्स रेज इट। तो इसलिए और अंत में मणिपुर के बारे में,
मणिपुर में जो त्रासदी हुई है, मैं नहीं समझता कि उसकी कभी भरपाई, जिसको हम कहते हैं कॉम्पेंसेशन, हम दे सकते हैं। परसों ही बहुत ही दुखद घटना हुई कि जिस बेचारी बच्ची का रेप हुआ था, शी डाइड, वो मर गई। और कितने केसेस हैं, कितने चार्जशीट हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी गई थी, उन्होंने जो वहां के कैंप्स को देखा था, अभी तक कैंप से लोग वापस नहीं लौटे हैं। अभी तक वो बफर जोन जो है वहाँ सीआरपीएफ मेंटेन कर रही है। एक तरफ कुकी है, एक तरफ मैतेई है। आपको याद होगा कि मैतेई के तरफ से एक व्यक्ति गया था जिसकी जान ले ली गई, और मैती के खुद एमपी बता रहे थे एक वीडियो में कि देखिए वो इलाका कुकी का है और ये इलाका अपना है। और इसके लिए मैं बराबर लिखता रहा, अखबार में ट्वीट करता रहा, भाषण देता रहा कि वहां पर एक राजनीतिक सोल्यूशन हो सकता है उसका। और वहां पर एक गडकरी जी ऐसे आदमी को आप भेजिए जिसपे कि दोनों ग्रुप को विश्वास है इसमें। और आपने किसको भेजा? यहाँ के होम सेक्रेटरी को भेजा गवर्नर बना के, जिनके पीरियड में ये सारी घटनाएं हुई थी। तो क्या प्रश्न तो उठेंगे ही। प्रश्न हर सरकार में उठते हैं, हर सरकार से ऐसी गलती हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन उस पे आप जवाब नहीं दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं दें, कुछ बोले ही नहीं, तो ये गलत है। ये प्रक्रिया जो है एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक्सेप्टेबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, और ये कभी भी नुकसान ही पहुंचाएगी हमारे, चाहे वो संसदीय परंपरा को या हमारे प्रजातांत्रिक प्रणाली को। ठीक है, तो आज की चर्चा में इतना ही। यशवर्धन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और आरती जी, आप जुड़ी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन जो बड़े सवाल हैं संसद से निकले हैं कि जो संसद की अकाउंटेबिलिटी है, जो प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी है, कि वो विपक्ष के साथ मिलकर संसद में, उन्हें भी एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में सबका हिस्सा है, सबका रोल है, उन सबको इंक्लूसिव राजनीति की तरफ बढ़ें। शायद वो लगातार, वो जो ट्रस्ट फैक्टर है लगातार दरक रहा है, और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि न केवल डिस्ट्रप्शन, बल्कि संसद कई दिनों तक चलती रही है। पहले ही संसद के जो काम करने का और जितनी सीटिंग होनी चाहिए वो लगातार कम होती जा रही है। लीडर पोपोजिशन या फिर विपक्ष के नेताओं को कम मौका मिलता है बोलने के लिए, और जो असली मुद्दे हैं, जो रियल मुद्दे हैं, उनकी जगह लगातार कम होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। जैसा कि आज़ाद साहब ने कहा कि पॉल्यूशन का जो मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, लेकिन जो बजट में आउटले किया गया है पॉल्यूशन के लिए, उससे साफ सरकार की अगंभीरता साफ झलकती है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।